नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच। इस मामले में पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एक बयान जारी करके कहा है, अपने लोगों से ये अपील की है कमेटी के जॉइंट कमिश्नर ने कि जुम्मे के दिन यानी आज कम से कम लोग ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए जाएं। ज्ञानवापी का वजू खाना सील है, शौचालय जाने में दिक्कत है, इसलिए जो लोग ज्ञानवापी जा रहे हैं वो अपना वजू करके जाएं। ज्यादातर लोग अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज अदा कर लें। और वाराणसी में हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, यहाँ पर आज जुम्मे का दिन है, आप वहां पर मौजूद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर। इस वक्त कितनी संख्या में जो हर बार आते हैं लोग, क्या उतने ही है या फिर जो बयान जारी किया गया है लोग उसको मान रहे हैं? देखिए जया, मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय जो हूं वो हमारे साथ जो है वो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो यासीन साहब हमारे साथ हैं। और हम सबसे पहले उन्हीं से समझते हैं कि आमतौर पर कितने लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते थे और किस वजह से उन्होंने बंद किया है। तो आज आप आमतौर पर जुमे पे कितने दिन लोग जाते थे और कितना आपने वो आज क्या किया? लगभग 1,500 से 2,000 लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाते थे जी। तो आपने अब किस तरीके का लेटर जारी किया? हमने ये लेटर जारी किया कि एक्सीड न करने पाए, क्योंकि वहाँ अव्यवस्था फैलने के डर है और हो सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो सकती है किसी वजह से। इसलिए हमने लेटर जारी किया ताकि लोग ज्यादातर अपने घरों अपने इलाके में नमाज पढ़ें और कोशिश करें कि वहाँ न जाएं। नहीं तो जो वजू का इलाका सील है, तो आपने जो कुछ भी लोग जाएंगे तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया? हाँ बिल्कुल, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था, वहाँ ड्रम वगैरह रखवा दिया है, लेकिन वो बहुत सब लोगों के लिए नहीं, इसलिए लोगों से यह भी कहा गया है कि वो लोग अपने घरों से वजू करके आवें, जो भी आवें। अच्छा, जो लोग आए अपने घर से वजू घर से। अच्छा, ये जो आपने निकाला है कोर्ट में तो लंबा चलेगा ना इसका प्रक्रिया, तो सिर्फ क्या इस जुमे के लिए है या आगे के लिए भी है जब तक कोर्ट में मामला चलता है? जब तक ये देखा जाएगा इसकी जरूरत है तब तक ये कायम रहेगा। तब तक कायम रहेगा। तो इस लेटर के अलावा भी और किसी माध्यम से भी आपने अपने समाज में अपने लोगों को? हाँ, वॉइस मैसेज से या वैसे भी लोगों को जारी किया गया, कहा गया, बताया गया है कि आप मत आइए, वहाँ ज्यादा तादाद न बढ़ाइए। जो तादाद हर जुमे का रहती थी वो तो नहीं रहे। जी अजय, आप वहां उनसे जाने, क्योंकि आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुना जाना है, किस तरह की उम्मीद वो सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे हैं? अच्छा देखिए, आज जो जानना चाहती है हमारे एंकर जया कौशिक कि जिस तरीके का आज ये पूरा मामला है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई, सारी चीजें, क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 1991 का एक्ट जो है वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पोजीशन थी जिस भी धर्मस्थल की वो वैसा ही रहे। अच्छा, तो जो एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई बाहर है, उसको लेके मन में क्या है? देखिए, वो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट एक तरीके से उसको हम बिल्कुल नकार रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उन्होंने गोपनीयता भंग कर दी, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय ने ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि इसको सीक्रेट रखा जाए, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाई। दूसरी बात है, इसका हमें पहले से उम्मीद था कि ये निष्पक्ष नहीं होगी रिपोर्ट और पक्षपातपूर्ण होगी। पक्षपातपूर्ण, अब इसको हम देखेंगे, हमें सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, उसके बाद उस पर हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, फिर सवाल जवाब होगा, फिर जो भी नतीजा निकलेगा वो देखा जाएगा। ये अंतिम नहीं तो जिससे लीक हो गया, तो अदालत से क्या उम्मीद है? हमें अदालत से ये उम्मीद है, अदालत स्वतः संज्ञान लेगी। यहाँ निचली अदालत भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसका स्वतः संज्ञान लेंगे कि आखिर किन लोगों ने किस पर्पज से इसको लीक किया। और हमें उम्मीद है कि न्यायालय संज्ञान लेकर के कुछ न कुछ कार्रवाई भी करेगी। बिल्कुल ठीक। तो जया, जैसा कि आपने सुना होगा कि यासीन ने जिस तरीके
को बहुत अफसोस भी है कि क्योंकि जो खबर लीक हो गई है, चाहते हैं कि न्यायालय इसका संज्ञान ले। बिल्कुल, और ये जो रिपोर्ट लीक हुई है इस पर न्यायालय के संज्ञान की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी निगाह रहेगी क्योंकि 3 बजे उसमें सुनवाई होनी है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार को ओबीसी आरक्षण ना मिलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर पहले से उलझी महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एम्पिरिकल डाटा को मान्य करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव को मंजूरी दे दी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अभी तक एम्पिरिकल डाटा ही तैयार नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने 4 दिन में मध्य प्रदेश का एम्पिरिकल डाटा तैयार होने पर सवाल उठाया है, तो बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग कर दी है। 1.5 साल पहले स्पष्ट हुआ कि केंद्र का कोई संबंध नहीं है, राज्य को करना है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया। आप सिर्फ भाषण करते रहे, राजनीति करते रहे, क्योंकि मन से ओबीसी को आरक्षण आपको देना ही नहीं है। इस मसले पर शिवसेना सवालों से बचती नजर आई। मुझे लगता है सीएम साहब भी इस पे बात करेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार गंभीर है और जून महीने तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। मध्य प्रदेश को जैसा डिसीजन मिला वैसा हमें भी मिलता, तो हम सबने मिलके ये किया। ऐसे हर एक का स्टेटमेंट बाहर आ सकता था। हम गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट को ठोको, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो कि उनकी गलती है, वो कम पड़े उसमें। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी कोशिश जब तक चुनाव के फॉर्म भरने का अंतिम डेट डिक्लेयर नहीं होती तब तक हमारी कोशिश चालू रहेगी। राज्य की 12 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ के करीब ओबीसी समाज से आते हैं। इतने बड़े तबके को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की दरकार है, लेकिन उसके लिए एम्पिरिकल डाटा अहम है। एम्पिरिकल डाटा की जानकारी रिसर्च से आती है। एम्पिरिकल डाटा एकत्र करने वाले लोग उसे इकट्ठा करने से पहले डाटा की गुणवत्ता, सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अपने शोध के फॉर्मूले को ध्यान से डिजाइन करते हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार उसी में कहीं कम पड़ती दिख रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनिश्चित एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं असम की, जहां एक बड़ा इलाका इस वक्त बाढ़ की कहर से जूझ रहा है और बाढ़ की चपेट में 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से यहां पर तबाह हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें कि करीब 50,000 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। दीमा हसाओ में इंटरनेट लौटने के साथ कुछ राहत पहुंची है। ये इलाका बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई दिनों से कटा हुआ था।